बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, क्या फैज़ाबाद इंटरचेंज पर फिर एक धरना होने जा रहा है? क्या टीएलपी फिर से किसी तारीख को दोहराने जा रही है, या इस बार जब टीएलपी लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद की तरफ मूव करेगी तो कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, या फिर सहूलतकारी? इस पर भी हम बात करेंगे, और बात करेंगे नवाज शरीफ और इमरान खान के हवाले से, और फिर असद कैसर और फवाद चौधरी को जिस तरह गिरफ्तार किया गया है, या दीगर गिरफ्तारियां जिस तरह होने जा रही हैं, अगर हम इन तमाम गिरफ्तारियों को देखें तो फिर कई सवालात उठते हैं। वो सवालात क्या हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। और अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे तो क्या होगा? ये है वो बहुत बड़ा सवाल कि नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म नहीं बनते तो क्या होगा। इन उमूर पर आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीएलपी की। अब टीएलपी उस वक्त लाहौर की तरफ लॉन्ग मार्च करने का इरादा कर रही है, यानी तूफ़ान अल अक्सा मार्च। उस वक्त ये कोशिश कर रही है जब इस्लामाबाद अपना सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की फाइलें खुली हुई हैं, जहां इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए जा रहे हैं, जहां इनकी सहूलतकारी करने वाले उस वक्त के डीजी रेंजर्स और उस वक्त के डीजीसी और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उस वक्त के दीगर आईएसआई अफसरान सब कटहरे में आने वाले हैं। तो टीएलपी इस वक्त ये सब कुछ क्यों करने आ रही है? आखिर टीएलपी ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती है? क्या वो एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत बन गई है, या फिर वो बहुत बड़ी मजहबी कुव्वत बन गई है? अब ये तो मामला उस वक्त शुरू होगा जब इनका लॉन्ग मार्च लाहौर से रवाना होगा। अब एक इतलात तो पहले से ही हैं कि टीएलपी को कलअदम करार दिया जाना है, और ये भी इतलात हैं कि टीएलपी के अच्छे खासे अफराद जो हैं वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। जिस तरह जो चर्चिस पे और मंदिरों पे मेरे ख्याल में वज़ीराबाद में जो हमला हुआ था, उसमें टीएलपी के लोगों को बाकायदा उसमें मुलविस पाया गया था। इस हवाले से वजारत दाखिला ने भी फैसला कर लिया। वजारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत को भी आगाह कर लिया, और पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से अपने काबीना के इजलास में भी इस पर हतमी फैसला कर चुके हैं। लेकिन इन तमाम उमूर पर सिर्फ एक मामला रहता है, वो है अमल दरामद। अब देखना यह है कि जब टीएलपी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ मूव करेगा तो क्या कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, या फिर सहूलतकारी होगी, या फिर इन्हें फैज़ाबाद इंटरचेंज तक आने दिया जाएगा, या फिर एक और धरना होने जा रहा है। इस हवाले से फिल वक्त कुछ भी कहना बैद अपना क्या कहते हैं उसको, यानी वक्त से पहले, वो लफ्ज़ प्रॉपर याद नहीं आ रहा, ये वक्त से पहले वाली बात होगी। तो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, कि इलेक्शन में एक फोर्स के तौर पर ख़ुद को उभारने के लिए या मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए ये टीएलपी का एक स्टंट है, यानी अपना तूफ़ान अल अक्सा मार्च, ये टीएलपी का एक स्टंट है। अब देखना ये है कि इस स्टंट की इन्हें कितनी कीमत या फिर भारी कीमत चुकानी पड़ती है, ये फैसला आने वाला वक्त करेगा। नाज़रीन, जिस तरह से पहले वाले एक व्लॉग में मैंने कहा था कि इमरान खान और नवाज शरीफ यानी -2 आइंदा आम इंतखाबात -2 के फार्मूले पर जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही कश्ती में सवार हैं, और दोनों सज़ा याफ्ता हैं, और दोनों नाअहल हैं। लेकिन इस वक्त तक सिर्फ 4 हफ्तों से भी बाकी कम, यानी 3 हफ्ते, जहाँ तकरीबन 4 हफ्ते बाकी रह गए हैं इलेक्शन प्रोसेस के बाकायदा शुरुआत में। लेकिन इनकी तरफ से अभी तक सज़ाओं के खात्मे के हवाले से किसी किस्म के संजीदा इकदाम नहीं किए जा रहे। नवाज शरीफ की अपीलों की गो के जो है वो अपीलें समाअत के लिए मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन समाअत की तारीख क्या होगी ये कोई नहीं जानता। इमरान खान की अपील 7 नवंबर को तोशाखाना केस में तो लगी हुई है, लेकिन फैसला क्या आएगा ये कोई नहीं जानता। अगर यहाँ से इनको रिलीफ मिल भी जाता है तो फिर साइफर केस जिस टेक्निकल तरीके से और जिस रफ्तार से चल रहा है, उसमें इमरान खान का बचना कतन नामुमकिन है। अब इसमें इमरान खान को
साइफर केस में या फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बड़ी सज़ा हो सकती है। अब नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि जो है वो नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म नहीं बनते तो क्या बनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह असद कैसर, फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है या जिस तरह दीगर गिरफ्तारियां अमल में लाई जानी हैं, जिनमें बुशरा बीबी की बहन, बेटे, जिस तरह शौहर उनके अंदर हैं, या फिर अलीमा खान, तो इन गिरफ्तारियों से जो एक तासुर उभर कर सामने आ रहा है वो कुछ अच्छा नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ये जो कुछ कर रही है ये इसको हम जमहूरियत नहीं कहेंगे, ये जमहूरियत है ही नहीं। तो ये जमहूरियत नहीं है तो फिर यूं कह लें कि आमरीत की एक थोड़ी सी सुधरी हुई शक्ल है, लेकिन सुधरी हुई शक्ल भी क्यों है, ये नहीं होना चाहिए। जब आप इंतखाबात का ऐलान कर चुके हैं तो फिर आपको न सिर्फ इमरान खान, नवाज शरीफ, बल्कि अल्ताफ़ हुसैन को भी एक ओपन लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, ताकि पता तो चले कि पाकिस्तान के अवाम कहाँ खड़े हैं, किसका एहतसाब करना चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, किसको मजबूत करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में किसको अपना मुंतखब करके पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई भी इस तरह का मामला नहीं है। यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि कौन अपना है, किसको जेल में डालना है। अगर यही लेवल प्लेइंग फील्ड है तो फिर उसके साथ मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब एक बार फिर कह रहा हूँ कि इससे अच्छा यही है कि इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दें। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो ओवरऑल हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिनों के इंतखाबात के जो केसेस की समाअत के हवाले से जो फैसला सुनाया है, मतलब ये बहुत एक ऐसा फैसला है कि जिसके ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं। अब फैसले में कहा गया है कि अपना कौमी असम्बली में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया था तो उस दौरान जो है वो असम्बली तहलील कर दी गई थी। जब वोटिंग का अमल शुरू होने से भी पहले असम्बली तहलील कर दी गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर असम्बली में वोटिंग का अमल शुरू हुआ। और फिर आपको पता है कि जब वहाँ पर जो है वो प्रिजनर्स वैन्स पहुँची तो फिर इनका अमल शुरू हुआ। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि असम्बली की तहलील का जो मामला है उसमें आर्टिकल 6 का इतलाक होता है, उसमें आर्टिकल 6 नाफिज होता है, क्योंकि इसमें आर्टिकल 6 के मुर्तकिब पाए गए हैं जो अफराद, जिनमें सदर आरिफ अलवी खान थे, इमरान खान साहब थे और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब थे। ये बाकायदा इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी। इनके पीछे जनरल बाजवा थे, इनके पीछे जनरल फैज़ थे। नाज़रीन, ये कमाल की बात है ना, अब दहशतगर्दी के ताने बाने जोड़ें तो भी यहीं आके ख़त्म होते हैं। अब संगीन करप्शन के मामलात को देखें तो भी यहीं आके रुकते हैं। बेंच फिक्सिंग के मामलात को आप देखें तो भी जनरल बाजवा, जनरल फैज़ तक मामलात आते हैं। यार ये आखिर है क्या? इस मुल्क को इन्होंने क्या समझा हुआ था और आज तक इस मुल्क को क्या समझा हुआ है? क्या करें हम? तो बहरहाल मजीद कहा गया कि कौमी असम्बली उस वक्त तहलील हुई जब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी थी और उस वक्त वज़ीर आज़म के पास असम्बली तहलील करने का अख्तियार नहीं था। असम्बली तहलील करके बहरान पैदा किया गया और गैर आइनी तौर पर असम्बली की तहलील गद्दारी है। समझ गए जी? गैर आइनी तौर पर असम्बली की तहलील गद्दारी है। ये गद्दारी के मुर्तकिब हुए, यानी इस केस के बाद इमरान खान, आरिफ अलवी, कासिम सूरी, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का जो मामला है वो खुलकर सामने आता है। जिस तरह जनरल बाजवा ने जो है वो पॉलिटिकल पार्टी यानी आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान और एक दो और थे, उनको बुलवा के और जो है वो उस वक्त के जो DG ISI थे, फैज़ हमीद ही थे मेरे ख्याल में, तो उनकी मौजूदगी में कहा था कि आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले लें। उन्होंने उनको कहा था कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले लें, ये हुक्म सादिर फरमाया था। तो जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनसे आंखों में आंखें डाल के कहा था कि आप होते कौन हैं, आप हुक्म दे कैसे सकते हैं, हम नहीं लेंगे। बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपने इस वक्त हमसे जो भी बातचीत की हम पब्लिक में जाके आवाम को बताएंगे।
کریں گے سامنا؟ اس کے بعد جنرل باجوہ اور جنرل فیض دم دبا کے بھاگ کر کھڑے ہوئے تھے. تو اگر ہم دیکھیں تو آرٹیکل 6 کا جو نفاذ ہے, اس کا ارتکاب ہے, وہ ان میں یہ 2 افراد یہ بھی شامل ہیں, تو ان کو کس قانون کے تحت چھوڑا جائے گا؟ بہرحال ناظرین, جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنتے تو کیا بنیں گے. اب میں وہ گانا تو نہیں کہہ سکتا کہ کیا کون سا گانا تھا کہ ابھی چھوٹا سا میں بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے. تو نواز شریف بہت بڑے ہو چکے ہیں, تو اب ان کے بڑے ہونے کے مطابق ان کو ایک منصب کی آفر ہوئی ہے جس پر غور کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے سینئر صحافی بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں. مشاہد حسین ہاں, انہوں نے اس حوالے سے کچھ واضح طور پر باتیں کہی ہیں کہ نواز شریف کو اگر وزیر اعظم نہیں تو پھر کیا بننا چاہیے. ذرا یہ ملاحظہ فرما لیں, پھر آگے چلتے ہیں. تو اب ذرا حالات مختلف ہو گئے ہیں. اس ہائیبرڈ پلس میں شہباز شریف صاحب تو بڑے آسانی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, اور ویسے بھی جو اس وقت موجودہ جنرل سٹاف ہے یا سینئر ملٹری ہائی کمانڈ ہے, وہ جب میاں صاحب پرائم منسٹر بنے تھے 1990 میں, they were just young officers, کوئی کیپٹن تھا, کوئی میجر تھا, کوئی لیفٹنٹ کرنل تھا. تو اب میاں صاحب کو اس سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 3 دفعہ بڑا اچھی پرائم منسٹرشپ کی ہے, ڈیلیور بھی کیا ہے کئی ایشوز پر, اور ڈیولپمنٹ بھی کرائی ہے, نیوکلیئر ٹیسٹ بھی کروایا ہے. تو آئی ووڈ ریکمینڈ ایٹ دس اسٹیج اگر وہ پریزیڈنٹ بن جائے تو وہ بہتر ہوگا, کیونکہ ایز ہیڈ آف اسٹیٹ, سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز, پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک بڑا اسٹیچر ہوتا ہے, اور ہی ول بی دا پارٹی باس آلسو. ناظرین, مشاہد حسین کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد تو آپ بھی چونک گئے ہوں گے کہ نواز شریف کو اس ملک کا صدر بن جانا چاہیے. تو پھر وزیر اعظم کون؟ یعنی صدر نواز شریف, وزیر اعظم شہباز شریف, پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف, تو باقی کیا بچتا ہے بھائی؟ اور بھی کوئی شریف رہتا ہے تو ان کو بھی لے کر آؤ. ڈپٹی پرائم منسٹر لگا دو حمزہ شہباز شریف. اسی طرح پھر ڈپٹی جو چیف منسٹر ہوگا وہ بھی سلمان شہباز شریف, یا جو بھی ان کے بچے ہیں شریفوں سے, سب کے سب شریف لگا دو, ایڈجسٹ کر دو اس میں. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اس مرحلے پر گرفتاریاں, سزائیں اور یہ غیر جمہوری اقدامات آگے چل کے آپ کے لیے اچھے نہیں ثابت ہو سکے. تو فی الوقت اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.